नमस्कार दोस्तों। मैं हिम्मत सेठ एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज दोस्तों हम बात करेंगे देश के वर्तमान स्थिति की, और जिसमें सरकार और विपक्ष भी उसमें है ही। खैर, जिस तरह से संसद में बहस न हो पाई किसी भी मुद्दे पर, न बजट पे कोई बहस हुई, न ट्रेड डील पे कोई बहस हुई, और बीच में नरवरे की किताब आ गई, प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में सुरक्षित नहीं है। ऐसे सारी स्थितियों पर हम बात कर रहे हैं आज। इस इस वक्त मेरे साथ अभी शंकरलाल जी चौधरी हैं, जो सीपीआई एमएल के प्रदेश के सचिव हैं, और राजकीय सेवा में थे आप पहले। बजट आया है, अभी ट्रेड डील हुई है। तो इन सारे चीजों पे एक विहंगम दृष्टि डालते हुए हम लोग बात करेंगे। और चौधरी साहब को मैंने इसीलिए बुलाया है क्योंकि आपका इसमें खास तौर से बजट और डील तो आपका विषय ही है, क्योंकि लेखा शाखा में ही रहे हैं आप। और बाकी राजनीतिक से सक्रिय हैं तो बाकी विषय भी आपको, आप छूते ही हैं सारे को। तो इस पे सारी हम बात करेंगे। बात करने के पहले मैं आपसे ये अपील करना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक भी हमारे यूट्यूब महावीर समता संदेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें और लोगों को भी भेजें। और कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट लिखे, सुझाव दें। आपके कमेंट और सुझाव हमें और प्रोत्साहित करेंगे। चौधरी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मंच पर। आपका आभार भी कि आप हम बुलावे पे आ जाते हैं, और हमारे दर्शकों को सही स्थिति का आंकलन करते हैं। क्योंकि आजकल मतलब झूठ इतना चल रहा है, पार्लियामेंट से लगा करके व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी तक सब जगह झूठ ही झूठ परोसा जा रहा है। मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है कि जिसको हम विश्वसनीयता से कह सके कि हाँ ये तो सच ही बोल रहा है। हर एक जगह मतलब पार्लियामेंट में तो बहुत ही ज्यादा झूठ बोलना शुरू हो गया है। तो मैं आपसे यही पूछना चाह रहा था कि बजट जो आया है वो किस हम लोगों के लिए, मतलब मैं तो ये समझता हूँ आजकल बजट जो भी आता है वो निरर्थक है। क्योंकि बजट तो होता है, एक साल का होना चाहिए, उसके अंदर एक साल की जमा और खर्च होना चाहिए कि भाई इतना तो आवक होगी पैसों की और इतना खर्च होगा, इतना डिफिशिएट होगा, कहाँ से पूरा करेंगे वो बता दें और योजनाएं बता दें। लेकिन हो ये रहा है कि 1948 2048 तक की बातें कही जा रही है, 2050 तक की बातें कही कही जा रही है उसमें। और कई प्लान 5-5 साल के, 10-10 साल के बताए जा रहे हैं। तो उसका बजट से कोई लेना देना नहीं होता है, वो एक तरह से अपनी ग्लोरिफिकेशन है सरकार की। हम क्या कर रहे हैं वो दिखाने के लिए। तो बजट मेरे हिसाब से तो निरर्थक है अब। लेकिन फिर भी एक प्रोसेस है बजट का। और बजट का वैसे भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जो प्रोविजन किए जाते हैं वो पूरे ही नहीं होते, और उसमें कटौतियां हो जाती है। जैसे शिक्षा के बजट में काट दिया पैसा, रक्षा के बजट में काट दिया पैसा, स्वास्थ्य के बजट में काट दिया पैसा। तो ये कटौती बाद में हो जाती है जिसकी पार्लियामेंट से कोई वो नहीं ली जाती है स्वीकृति। तो फिर ऐसे बजट का फायदा क्या है? तो यही एक प्रश्न तो यही है कि ऐसे बजट का क्या फायदा है। जी, आपने बहुत सही कहा। वैसे तो बजट के बारे में भी बात होगी, और आपने कहा कि अभी जो राजनीतिक परिस्थिति देश में चल रही है, क्या क्या हो रहा है, जिसमें नरवणे की बुक पे पार्लियामेंट में जो हंगामा हुआ, और फिर प्राइम मिनिस्टर का, राष्ट्रपति का जो बजट भाषण था उस पे बहस का उत्तर नहीं देने के लिए उपस्थित नहीं हुए, वो बड़ा एक प्रकरण है। शायद देश के इतिहास में ये पहली बार पहली हुआ है। बार। फिर आप जो ट्रेड डील हुई है वो बजट से भी ज्यादा भारी है। और फिर वो एप्स्टीन फाइल्स भी कहीं ना कहीं इसमें जुड़ी हुई हैं। तो कुल मिला के स्थिति तो मुझे लगता है कि इस तरह से है कि मोदी सरकार
एक ऐसे अंधेरे की तरफ बढ़ रही है जहां उनको कुछ सूझ नहीं रहा है कि वो क्या करें। और इसलिए वो बहुत अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भी है, और पार्लियामेंट में भी एक स्वस्थ बहस के जरिए विपक्ष के उठाए गए प्रश्नों का जवाब देना, बजट पे बात करना, उसके बजाय हंगामा और उपस्थित अनुपस्थित रहना, ये सब बातें सामने आ रही हैं। तो पहले तो हम आपने चूंकि बजट की बात की, तो सही बात है। संविधान के आर्टिकल 167 और 166 में लिखा है कि बजट जो है, सरकार जो भी होगा उसका ये दायित्व होगा कि वो एक साल के जो लेखा जोखा है कि एस्टिमेटेड इनकम क्या होगी और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स क्या होंगे, और किस किस विषयों पे, किन किन कामों पे, योजनाओं पे किस तरह से खर्च किया गया होगा, खर्च किया होगा। और पिछले साल जो किया, जो बजट के प्रावधान वगैरह थे, उसको बताते हुए कि कितना पहले प्रोविजन था और कितना वो खर्च कर पाए और उससे क्या प्राप्त कर पाए। ये सब चीजें होती हैं, लेकिन जैसे आपने कहा कि बजट एक तरीके से निरर्थक हो गया है। तो इस संदर्भ में मैं कहूंगा कि सबसे पहले बजट आने की सबसे बड़ी आशा ऐतिहासिक तौर पे, खास तौर से पिछले 40-50 साल में हमारे देश में मध्यम वर्ग सबसे ज्यादा उत्सुक रहता था कि बजट आएगा, बजट आएगा। और उनकी उत्सुकताओं का एक मसला था, वो था टैक्स। इनकम टैक्स में रिडक्शन। इंडक्श रिडक्शन, राहत तरह तरह की जो उसमें मिल सकती है वो। और दूसरा ये होता है कि लोक कल्याण के लिए, जैसे आपने कहा, शिक्षा स्वास्थ्य के बारे में क्या सरकार सोच रही है, क्या लाइन ले रही है, क्या खर्च कर रही है। तो इन दोनों दृष्टिकोणों से देखें तो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हताशा तो मध्यम वर्ग को हुई है। जो सैलरीड क्लास भी है, जो प्रोफेशनल है, जो जिसमें छोटे मोटे काम धंधे वाले लोग भी आते हैं। क्योंकि इस बार किसी भी तरह की टैक्स में कोई व्यक्तिगत जो टैक्स दायित्व है उसमें किसी तरह की कोई छूट या कोई किसी तरह की राहत उसमें नहीं दी गई है। तो सबसे बड़ी निराशा एक तरीके से कहिए, और निरर्थक होना बजट का, वो तो मध्यम वर्ग के लिए तो है ही। खैर, वो तो एक अलग बात है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपने खुद नहीं कह दिया। मैं आंकड़े यहाँ प्रस्तुत नहीं करूंगा क्योंकि एग्जैक्ट आंकड़े मुझे भी ध्यान भी नहीं है, लेकिन मोटे तौर पे जो ध्वनित होता है उसमें है कि जो लोक कल्याण की जो योजनाएं हैं, लोक कल्याण के जो विषय हैं, स्वास्थ्य शिक्षा जिसमें सर प्रमुख है, नरेगा वगैरह जो प्रमुख हैं, उनमें लगातार पिछले बजटों के संदर्भ में जो सर्वे पेश हुआ और जो रिवाइज्ड एस्टिमेट्स पेश हुए हैं, उसमें यह आया कि शिक्षा और स्वास्थ्य पर लगातार जो बजट प्रावधान थे वो भी पैसा खर्च नहीं किया गया। एक तो प्रावधान पहले घटते आ रहे हैं, तो दूसरा जो पैसा, खास बात यह है कि जो पैसा रखा गया उस पर भी खर्चा पूरा नहीं किया गया। और दूसरी तरफ गवर्नमेंट दावा यह कर रही है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट कम हो रहा है। तो फिस्कल डेफिसिट आपकी आमदनी बढ़ने से, एक्सपोर्ट बढ़ने से कम नहीं हो रहा है, बल्कि इसलिए कम हो रहा है क्योंकि आपने, और वो भी परसेंटेज टर्म्स में, ओवरऑल नहीं, परसेंट, और वो बहुत कोई सब्सटेंशियल नहीं है। वो जो सीमा एक दे रखी है, जो अंतर्राष्ट्रीय पूंजीवादी नीतियों के तहत, कि उससे उसके इर्द गिर्द रहे 4%, 5%। तो वो 4% से ज्यादा है अभी भी, लेकिन वो उसके इर्द गिर्द रखने में वो हमेशा जो है इस बजट से ये लक्षित होता है कि उन्होंने कटौती की, तो वो कटौती केवल लोक कल्याणकारी और स्वास्थ्य और जो दूसरे विषय हैं उसमें की। तो उस लिहाज से अगर कहा जाए तो नरेगा, ग्रामीण विकास, सारे ग्रामीण जो। विकास पे सारा जो गरीबों के लिए है उसमें उसने कटौती की है। तो बजट का मैं मोटे तौर पे यही कहूंगा कि बहुत ही निराशाजनक है आम आदमी के लिए। अब वो उसमें बहुत सारे एक्सपोर्ट संवर्धन के लिए कुछ बातें की गई है, और खास तौर से, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप देखिए कि मोदी सरकार के आने के बाद में खास एक ट्रेंड बना हुआ है। टैक्स की बात करें तो ये पहली दफे है कि अब जो कॉरपोरेट टैक्स है, कॉरपोरेट टैक्स एक तरीके से देखा जाए तो कोई व्यक्तिगत टैक्स नहीं है। कॉरपोरेट जो कमाते हैं, कमाई करते हैं, उस पे वो टैक्स लगता है। लेकिन कॉरपोरेट टैक्स में लगातार कमी करते चलते रहने के वजह से अब जो इंडिविजुअल इनकम टैक्स है, हो जो जाता करीब है। करीब 2-2.5 करोड़ रुपए, 2-2.5 करोड़ लोग देश के पे करते हैं, और 7-8 करोड़ के आसपास रिटर्न फाइल करते हैं, लेकिन असल में पे 2-2.5 करोड़ लोग ही करते हैं। तो वो इनकम टैक्स जो है वो ज्यादा हो गया है, वो उसका एस्टिमेट ज्यादा है,
और पिछला जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है उसमें कैप जो कॉर्पोरेट टैक्स है उससे ज्यादा संकलन हुआ है। इसका मतलब ये है कि मध्यम वर्ग को या जो टैक्स के दायरे में आने वाली जनता है उसको ज्यादा मारा है, व्यक्तिगत टैक्स को ज्यादा मारा है। और कॉरपोरेट टैक्स जो लोगों के जीवन पे उस तरह से प्रभाव नहीं डालता, कॉरपोरेशन से बड़े कॉरपोरेशन उस पे लगता है, सिर्फ उनका कुछ मुनाफा घट जाता है। वो पैटर्न बदल गया है और अब इनकम टैक्स कॉरपोरेट टैक्स से बड़ा हो गया है। तो इसका मतलब ये है कि जो आर्थिक नीतियां ये है देश में, वो इस तरह से चलाई जा रही हैं जो केवल कॉरपोरेट्स का फायदा बढ़ा रही हैं और उन पर टैक्स भी कम लादा जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है वो जन कल्याण की जो योजनाएं वो कम हो रही हैं। और इस मायने में आपने ठीक ही कहा कि ये बजट बिल्कुल निरर्थक हो गया है। दूसरी बात कि इस चीज पे ध्यान नहीं जाए और इसलिए वो बार बार आजकल गोल पोस्ट रिवाइज कर रहे हैं। पहले उन्होंने कहा कि मुझे 60 दिन दो, 60 महीने दो, पांच, और फिर कहा कि 2022 तक मैं ये कर दूंगा। फिर वो लाने लगे कि 2024 तक हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी ले आएंगे। और अब आजकल एक नया गोल पोस्ट उन्होंने चेंज किया है कि 2047 तक देश को हम विकसित भारत बना देंगे। अब विकसित भारत क्या है, उसके क्या पैमाने होंगे, और 2047 तक का उनको पट्टा किसने दिया है? देश में आम चुनाव होके सरकार बनाने का 5 साल है और संविधान में बजट का प्रावधान केवल 1 साल के लिए है। तो पट्टा किसने दे दिया 2047 का? एक तरीके से संविधान के विरोध में बात कर रहे हैं। लेकिन ये सारी बातें जो है जनता को बरगलाने के लिए की जा रही हैं। और जो जो जन कल्याण की नीतियों से हटके वो जो कॉरपोरेट कल्याण की जो सरकार बन गई है उससे ध्यान हटाने के लिए सारी बातें की जाती है। और फिर फालतू की बहस में पार्लियामेंट में निजी आरोप, नेहरू पे आरोप, और दूसरे विपक्ष के नेताओं को घेरना, बिना किसी बात के कोई अपने मुद्दे पे बात नहीं करना, इन सबको लपेटने के लिए सारे काम किए जा रहे हैं। तो मैं तो इस बजट को बिल्कुल एक तरह से निष्फल, या कहना चाहिए कि निराशाजनक बजट ही कहूंगा आम आदमी के लिए। और कॉरपोरेट्स तो खैर खुश हैं ही। और इस बार तो लेकिन ये भी हुआ कि जब बजट पेश हुआ तो वो जो जो फाइनेंशियल सट्टेबाजी है वो एक तरीके से वो देखती है, लेकिन उसका भी दिल अब की बार बैठ गया। और बजट के आते ही उसमें 3% 4% तक की गिरावट देखी गई है। तो अब देखा जाए तो ये बजट किसी को खुश करने वाला नहीं, देश में कोई उत्साह का, आर्थिक उत्साह संचार करने वाला बिल्कुल नहीं दिखता है। तो संक्षेप में इस बजट के बारे में मैं यही कहना और चाहूंगा। बजट में जो कह रहा था सर कि बजट निरर्थक हो गया है, उसका कारण ये भी था कि पहले जैसे पेट्रोल और डीजल के भाव इसमें कम ज्यादा होते थे, जी जी अब वो उन्होंने बाहर निकाल दिए। जी इसी तरह से टैक्सेस का भी था, बहुत सारी चीजें थी जो 28 तारीख को जब बजट पेश होता था, मार्च की मार्च की क्या मतलब, फरवरी की 28 तारीख को जब बजट पेश होता था पहले, तो इतनी उत्सुकता रहती थी, लोग रेडियो पे खड़े होकर के उसको सुनते थे। और वो सारा अब बिल्कुल खत्म बिल्कुल हो सही गया, कोई बात है। मतलब ही नहीं मतलब रहा। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का जो नियंत्रण होता है सरकार पे, वो हाँ, एक तरह से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को भी विफल कर दिया है उन्होंने। वो एक्साइज का होता था तो जीएसटी लिया बिल्कुल है, वो जीएसटी अलग कमेटी बनाती है वो, बिल्कुल तो बिल्कुल इसमें है ही नहीं वो भी। तो बिल्कुल। इन सब चीजों से जब आवक का पता ही नहीं है कि कहाँ से आएगा पैसा, तो खाली उस बजट का कोई मतलब नहीं है। जी। खैर चलो, अब अपन दूसरी बात करते हैं, कुछ डील की बारे में ये बात जो करेंगे। ये अमेरिकन अमेरिकन डील, डील जो है, मजे की बात अ, ये है कि अमेरिका बहुत समय से आजकल जो पुराना तरीके का साम्राज्यवाद तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि उससे भी ज्यादा ज्यादा क्रूर गहरा। फासीवाद, हम्म, अंतर्राष्ट्रीय फासीवाद और हमलावर साम्राज्यवाद है, वो लौट आया है ट्रंप के आने के बाद में। और उसके कुछ चीजें तो हमने देखा कि इजराइल जिस तरीके से पैलेस्टाइन पे हमले, बच्चों को मार रहा था जिस तरीके से सारा, और जिस तरह से उसको सेटल किया वो बोर्ड ऑफ पीस बना के मन मर्जी का इजराइल और अमेरिका में, और जिस तरह से ईरान पे हमला किया गया, और ये जिस तरह से ट्रंप ने सारी चीजों को घरेलू मामलों की तरह से समझना शुरू कर दिया, अंतर्राष्ट्रीय मामलों को। तो एक तो ये है कि ये साम्राज्यवाद जो पूंजीवाद की असलियत है उसका जीवन बढ़ाने के लिए, जीवन दान देने के लिए साम्राज्य साम्राज्य अंतर्राष्ट्रीय साम्राज्यवाद जो है वो एक तरीके से लौट आया है ऐसा। और सब तरफ देशों में एक तरह से जो शासक वर्ग है वो एक तरह की फांसीवादी नीतियां, जबरन जनता पे नीतियां थोप रहा है। इस तरह की बात हो गई, इसी के चलते अमेरिका भारत जैसे देश पे एक बड़ा दबाव लगातार लाने की कोशिश कर रहा था। हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी
तो अमेरिका के साथ दोस्ती निभाने के लिए पता नहीं क्यों अब वो एप्स्टीन फाइल्स जब आई हैं उससे थोड़ा लगता है कि उसमें कहीं न कहीं उनकी गर्दन फंसी हुई है, या उनके सरकार के उनके निकट के किन्हीं लोगों की गर्दन वो तो फंसी हुई नाम है। ही आ गया ना सर, पुरी का तो वो नाम है बिल्कुल ही सही है, बात है, अंबानी सही का बात नाम है। आया ही है। अंबानी का आया और है, लेकिन वो अभी, नरेंद्र मोदी का भी मतलब एकदम से और जिस तरीके से ट्रम्प ने कहा है कि मैं मेरे उसका फ्रेंड करियर मोदी खराब। का करियर समाप्त नहीं करना चाहता हूं, और जिस तरह से इस बात पे मोदी जी ने चुप्पी साध रखी है, उससे लगता है कि वो बहुत बड़े दबाव में है, और निजी दबाव के चलते देश हित को संकट में उन्होंने डाल दिया है। तो ये जो डील हुआ है वो एकदम एक तरफा है। और सरकार, उनकी खुद की सरकार के अंदर जो हमारा जो व्यापार मंत्री है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मंत्री हैं, उनके भी चेहरे पे जब वो उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश, निरर्थक कोशिश करते हैं, तब वो जो एक कमजोर पलड़े की, या जो चीज जस्टिफाई नहीं की जा सकती उसको जबरन जस्टिफाई करने की वो भाव उनके चेहरे पे हमेशा रहते हैं। इस डील में पहली बात तो मैं आपको यही कहूंगा, डील तो है ही नहीं सर, मेरे हिसाब से ये मैंने, तो अमेरिका का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है, डील का है देखिए देखिए, ये। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस दिन वो उसने लिखा एक्स पे, उसी दिन मैंने अपने फेसबुक पोस्ट पे उसको समझते हुए कहा कि ये डील है कि सरेंडर। तो ये एक तरीके का पूरा सरेंडर ही है। डील तो वो अपनी तरफ से कह रहे हैं, और वो घोषणा जो है डील्स की, तो आपस में बैठ के निगोशिएशंस होते हैं, नेगोशिएशन होता और है। फिर जॉइंट प्लेटफॉर्म पे दोनों साथ मिलके, जिन जिन देशों के बाद में उसमें जो भी सक्षम अथॉरिटी होती है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। अब तो ट्रम्प अपने एक्स पे पोस्ट लिख के कह रहा है कि भारत के साथ हमारी डील हो गई है, मोदी जी मेरे गहरे मित्र हैं, और मैं उनका उनका सम्मान करता हूं। और बाद में लिखते हैं कि भारत हमसे 500 बिलियन से भी ज्यादा का सामान और व्यापार करेगा, हमारा अमेरिकन सामान अपने बाजार में खपाएगा। आयात करेगा अब वहां से। मैं अगर इसको उस ढंग से देखे, 500 अरब डॉलर कितना होता है, उतना सामान खरीदेगा, और उसमें उन्होंने जो चीजें लिखी हैं उसमें मशीनरी, एनर्जी और खेती, एग्रीकल्चर तक का नाम लिया है। हाँ बिल्कुल, और दालें, पल्सेस, सारा सोया, सोया, सारी चीजें उसमें ली हैं। कॉटन। तो जिस चीज के लिए जो जो सबसे बड़ा खतरा हो सकता था भारत की कृषि के लिए, वो एक तरीके से इस डील में खुल गया है। और इसके चलते देश की जो किसान आबादी है, जो लगभग अभी भी 55-58 करोड़ के आसपास है, जिस खेती में पेट भरती है, उसके लिए बहुत संकट इस डील के जरिए होगा। लेकिन दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि अभी फिलहाल जो अमेरिका के साथ हमारा विदेश व्यापार है, वो ट्रेड सरप्लस का है। बड़े देशों में केवल अमेरिका ऐसा देश है जिसके साथ ट्रेड ट्रेड सरप्लस सरप्लस है। है। लगभग 85-86 बिलियन डॉलर का हम उनको एक्सपोर्ट करते हैं, और $45 के आसपास, 44-45 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा उनसे इंपोर्ट होता है। तो ट्रेड सरप्लस रहता है, और उससे हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की सिचुएशन है, जो विदेश व्यापार में डॉलर से जो भुगतान की सिचुएशन है, वो भी ठीक ठाक बनी रहती है, केवल उसके कारण। वो एक ही चीज मैं मानता हूं कि इतने ये 90 के बाद में मोदी रिजीम में कोई एक चीज अगर ठीक से बैलेंस, माने बिगड़ी नहीं है, तो वो केवल बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के लिए जो इनके पास बैलेंस रहता है, वो स्थिति है। बाकी तो सब कुछ पहले से ही बिगड़ा हुआ है। अब इस डील के बाद में अगर 500 बिलियन डॉलर, तो माइनस हो जाएगा। हमारे पास तो इतना कोई साधन ही नहीं है कि हम 500 बिलियन डॉलर से ज्यादा एक्सीड कर सके हमारे एक्सपोर्ट्स उनको। जब वो 85-86 अरब डॉलर है, तो उसको कैसे वहां तक ले जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि ये सारे डील में उन्होंने ये कहा है कि मोदी जी ने ये बात मान ली है कि वो जो हमारे ऊपर अभी रेसिप्रोकल टैरिफ्स हैं, हम वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे, उसके बदले 25% जो हमने लगाया उसकी वो जगह में खत्म अठारह कर देंगे, परसेंट करेंगे। 18%। और भारत जो है वो 0% करेगा। अभी जो हम्म। अभी जो हमारे यहाँ जो टैरिफ्स लग रहे हैं अलग अलग चीजों में, एवरेज 2.75% के आसपास है, और उसको भी जीरो कर देंगे। तो इसका मतलब है कि हमारा मार्केट सस्टेन कैसे करेगा। तो ये तो एक तरह से एक तरफा हो गया, और एक तरफा हो गया, और एक तरफा स्वीकार कर लिया गया, और अब इसको जनता के गले उतारने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर ये डील मटेरियलाइज हो गया, और हो ही गया है, तो ये जो है इस देश के लिए मुझे लगता है बहुत ही बड़ी तबाही लाएगा। और हमारी अर्थव्यवस्था, मतलब जो बांग्लादेश जैसी और पाकिस्तान जैसी स्थिति में पहुंचना संभावित है।
ये एक बहुत बड़ा खतरा इस डील इस के डील चलते के हुआ है। चलते तो सर बांग्लादेश जो हमारे से कॉटन खरीदता था दूसरा, वो बंद हो बिल्कुल जाएगा, बिल्कुल। और एक्सपोर्ट उसका बढ़ मैं जाएगा कह रहा क्योंकि उसके हूं, अमेरिका जीरो ने डील है वो है। हमारे से डील करने के पहले बांग्लादेश से डील की है। और बांग्लादेश से डील करने के उसमें उन्होंने, हम करीब करीब 5,500 से 6,000 करोड़ का कॉटन एक्सपोर्ट करते थे बांग्लादेश। और बांग्लादेश की जो रेडीमेड कपड़ों की जो इंडस्ट्री है, वो उनकी इकोनॉमी में लगभग 40% हिस्सेदारी है उसकी। और उसमें रॉ मटेरियल के रूप में कॉटन काम में आता है। अब अमेरिकन कॉटन जो है वो हमसे सस्ता होगा, क्योंकि वहां टैरिफ इससे भी कम है। तो इसलिए हमारा किसानों का सीधा सीधा 6,000 करोड़ का तो कॉटन के भाव यहाँ गिर जाएंगे। और जिस तरीके से कॉटन बेल्ट में, महाराष्ट्र में, पंजाब में पहले किसान आत्महत्या कर रहे थे, मुझे लगता है वो आत्महत्याओं बढ़ेगी का अब सिलसिला और बहुत ज्यादा। भयंकर होने वाला है इस बिल्कुल देश में। तो बढ़ेगा। ये उसका बिल्कुल साइड इफेक्ट होने ही होने वाला है। लेकिन ये हुआ क्यों आखिर? इन चीजों को अगर जोड़ के देखा जाए, और थोड़े दिन पहले जिस तरीके से इजराइल के पैलेस्टाइन पे हमले और उसमें जो यूएन में वोट हुआ उसकी भर्त्सना के लिए, तो उस जिस तरह से देश ने एब्सटेन किया। और अब जो आ रहा है कि एब्सटीन जो था वो मोसाद जो इजराइल की एजेंसी थी, उसका भी एक तरीके से सपोर्ट। किंग पिन था। तो वो चीजें जुड़ती हुई दिखाई दे रहे हैं। और मोदी जी की जिस तरह से जुबान, सरकार की जिस तरह से जुबान उस डील पे कि क्यों किया गया, इस पे कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है सिवाय ये कहने की देश हित में ये किया, और देश दस हित में महीने किया। से तो टाल रहे थे कि कहा नहीं, नहीं थे जिसको। खेती को तो नहीं खोलेंगे, हाँ। खेती को तो नहीं खोलेंगे, तो कर रहे थे। इससे लगता है कि कहीं न कहीं मोदी जी स्वयं या उनका कोई निकट का बहुत ही इन फाइल्स में कहीं न कहीं ऐसे अनर्थ में वो फंसे हुए हैं जिससे वो डरे हुए हैं, और जिसपे उन्होंने जुबान खोलना भी नहीं, वो बंद तो कर एक दिया है। अडानी वाला मामला भी है तो ना सर उसका। अडानी का बिल्कुल, अडानी को भी नोटिस हो गया है। तो तो अडानी जी, भले ही लोग, हमारे यहाँ के लोग कहते हैं कि मोदी जी के क्या, मोदी जी के तो आगे पीछे कोई नहीं है, लेकिन लगता है जिस तरीके से अडानी जी को फेवर हो रहा है और जिस तरह से बचाया जा रहा है और जिसके लिए देश हित का सेक्रीफाइस किया जा रहा है, तो मुझे लगता है मोदी जी ही उनके घर वाले हैं। तो ये बड़ी एक समस्या है क्रैनी कैपिटलिज्म का। मेरे ख्याल से दुनिया में ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि एक साधारण से व्यापारी, साधारण सा जो, जिसका कोई नाम नहीं जानता था 25 साल पहले, वो आज देश में दूसरे नंबर पे, दुनिया में भी उसका नंबर है। तो ये सारी चीजें जुड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और ये देश के लिए बहुत शर्मनाक है। और वो जो इनके हरदीप पुरी, जो बिना एमपी बने जिसको मिनिस्टर बनाया, वो इतने नजदीक है मोदी कि उनका इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, बल्कि दुनिया में जहां जहां जिनका नाम आया, आगे कुछ प्रूव नहीं हुआ, उन लोगों ने इस्तीफे दे दिए। बिल्कुल तो जड़ी लग गई इसकी लेकिन तो। यहाँ जो है उसको डिफेंड किया जा रहा है। मुझे लग रहा है इसका कारण यही है कि मोदी जी स्वयं इसमें डरे हुए हैं, और वो इसीलिए कि कहीं बाहर अगर कर दिया गया तो कोई ऐसा निजी नुकसान उनका या अडानी जी का नहीं हो जाए, जिनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, कि सरकार ही कहीं ऐसे घेरे में नहीं आ जाए कि उसको बचाना मुश्किल हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ा संकट, और एप्स्टीन फाइल का जो इंटरनेशनल फॉल है उसका एक चीजें जुड़ी हुई, और मुझे लगता है ये डील भी उससे जुड़ा हुआ है। तो ये एक भयानक स्थिति देश के लिए, देश हितों को गिरवी रखने की स्थिति अभी बनी हुई है। इसी तरह से आप जो कह रहे थे कि वो जो पार्लियामेंट नहीं चल चल रही है, और जो एलओपी ने जो वो तो नरवने यही का नहीं इशू, चलने दे रहे हैं। नरवने का इशू हाँ, उठाया, नरवने का तो इशू। वो अचानक नहीं उठ गया है। राहुल गांधी बहुत समय से कह रहे थे, और उनकी अपनी पार्टी के जो बहुत सीनियर लीडर, जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर और विदेश मंत्री भी रह चुके हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, और जो अभी भी पार्टी में है और जिसके खिलाफ वो कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अमेरिका और चाइना, बहुत पहले से कहते आ रहे हैं कि ट्रंप और चाइना से डरता है, उनके सामने कुछ नहीं बोलता, तो बात उनकी सिद्ध हो रही है। और अब तो नरवणे की किताब ने तो सारा मामला ही खोल दिया। हालांकि वो कह रहे हैं, राहुल गांधी जब वो उसमें पार्लियामेंट में उठा रहे थे, तो वो ये नहीं कह पा रहे थे कि ये बुक जो है इसमें चीजें गलत हैं, वो बस ये है कि ये चीजें पब्लिश नहीं हुई। लेकिन बहुत सारे उदाहरण हैं। और उस दिन, अगले ही दिन वो तो किताब उठा के किताब लिया लिया है है। कि भाई ये मैं भेंट करने वाला हूं मोदी जी को। वो कह तो ये रहे हैं कि मोदी जी अगले दिन पार्लियामेंट में एक्सप्लेनेशन दिया है जो स्पीकर ने, ओम बिरला ने, कि मैंने उनको सलाह दी कि उनको खतरा था। वो तो ये सब दिखाने की आफ्टर बातें थॉट हैं, है वो। आफ्टर थॉट है, कि कैसे इतने बड़े हिस्टोरिकल ब्लंडर, क्या एक तरीके से ऐतिहासिक रूप से पार्लियामेंट में नहीं आना इतनी बड़ी कायरता है। मतलब गवर्नमेंट का हेड ऑफ द गवर्नमेंट है, उसकी एक तरीके से कायरता है कि वो पार्लियामेंट छोड़ के भाग गए। और इस पे लिपापोती करने के लिए ओम बिरला से वो चिट्ठी लिखवाई गई है।
और ओम बिरला भी स्पीकर की तरह से नहीं करके और एक तरीके से इसीलिए तो अविश्वास बीजेपी के प्रस्ताव आया उसके ऊपर, बीजेपी के स्टूल्स एजेंट की की तरह तरह से काम काम कर कर रहा रहे हैं। है। तो ये चीज दिखाती है कि इनको भले ही अपने आप को राष्ट्रभक्त और पता नहीं क्या क्या फर्जी राष्ट्रभक्ति दिखा रहे हैं, जहां राष्ट्रभक्ति दिखाने का मामला है, चाइना के मामले में क्या हुआ वो चीजें इससे नरवणे की किताब से साफ हो जाती है कि इनकी ये हिम्मत नहीं हुई कि वो साफ रूप से कह सके अगर चाइना के नहीं, टैंक्स कोई पॉलिटिकल डिसीजन लिया ही नहीं लिया नहीं उन्होंने, उन्होंने, पीछे जबकि खिसक कर। हमारे यहाँ की आर्मी वो जो है वो पॉलिटिकल लीडरशिप के अधीन है और उन्होंने कभी उसका उल्लंघन नहीं किया, और उनका ऊपर से ऑर्डर लेना बहुत जरूरी था। और नहीं, वो फिर तो उसमें है ना सर कि वो चीन की सीमा की तरफ कोई अटैक नहीं करेंगे बिना पॉलिटिकल डिसीजन के, यस, ये उनका उसमें अपना है। डिसीजन है, यस, हाँ, उनका अपना डिसीजन है। और फिर बात उसमें निकल के ये आती है कि उन्होंने तो कह दिया कि जो उनको उचित लगे वो करें। ये कोई निर्णय है? ये दिखाता है कि लीडरशिप कितनी कमजोर है और चाइना से कितना डर रहे हैं। और उसके पहले उनके विदेश मंत्री कह चुके हैं, इनकी असलियत तो यही है ना, इनके विदेश मंत्री कह चुके कह हैं चुका है वो। कि वो हमसे इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था है कि हम उनका सामना कैसे करें, उनके साथ में हम पंगा कैसे ले एक तरीके से। तो ये जो असलियत है उनकी, जो देशभक्ति का फर्जी जो लेबल लगाए घूम रहे हैं, वो भी एक तरीके से एक्सपोज हो गया। और अब वो पार्लियामेंट को केवल इसलिए नहीं चलना देना चाह रहे हैं कि भारत की जनता के सामने ये जो पहलू है उनका, ये एक तरीके से खुल जाएगा, इसका कोई जवाब उनके पास नहीं है। तो एक तरीके से मुझे तो ऐसा लगता है कि आज ऐसी स्थिति देश में, राजनीतिक स्थिति ऐसी बनी हुई है कियोस्क हो जैसे गया है। 1975 के पहले हो गई थी, वैसी स्थिति बनी हुई है। और जनता को चाहिए कि ऐसे मामले में इसको घेरे और जनता को एक बड़े आंदोलन, अकाउंटेबिलिटी तय करवानी चाहिए कि क्या वास्तव में ऐसा हुआ कि जब सेना अध्यक्ष तब का लिख रहा है, अपने मेमोयर में लिखता है, जिसका कोई उनको, जिनका कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं हो सकता, और उसमें इनकी कमजोरी और देश के साथ, देश की रक्षा के साथ में खिलवाड़ कर दिया। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है मेरे हिसाब से। नहीं तो इनको ये बोलना चाहिए ना भाई कि अगर उसने कुछ गलत लिखा है नरवाने ने, तो बोलना चाहिए भाई कि इन्होंने गलत लिखा है, मुझे तो ऐसा, ये देशद्रोही है, ये नरवाने जो है मतलब देशद्रोही है, इन्होंने देखिए गलत लिखा है, देश के खिलाफ लिखा है। नरवाने जी तो अभी जिंदा है और उन्होंने अभी तक बैक ट्रैक नहीं किया है कि मैंने कुछ भी बैक ट्रैक तो मिसकोट कर किया है। गए सर वो सब। नहीं, उस ढंग से उन्होंने बैक ट्रैक नहीं किया, उन्होंने तो ये कहा कि भाई मैं इस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, और मैंने मेरी किताब छप कैसे गई वो तो प्रकाशक जाने, और कैसे और अमेजन प्रकाशक को भी दबा इतना दिया। इतना ही बैक ट्रैक वो किया हाँ, उन्होंने। प्रकाशक को उन्होंने भी ये दबा दिया नहीं कि कहा हमने कि मैंने जो हमने तथ्य लिखे हैं वो गलत है। हमने प्रकाशित नहीं की, उसने भी कह वो दिया। ठीक है, तो प्रकाशित नहीं की। ये तो आई कैसे और बुक। इस मुद्दे पे असली मुद्दा ये हुआ है ही नहीं कि प्रकाशित हुई कि नहीं हुई। तथ्य ये है कि आपने ये समझौता किया कि नहीं, देश की रक्षा हाँ में आपने ये बिल्कुल। समझौता कैसे किया। और इस मामले में ये बहुत बड़ा मुद्दा है देश में, देश को इसका जवाब चाहिए। और विपक्ष तो कह ही रहा है। 2-3 दिन तक तो वो चलता रहा हैशटैग। कुल मिला के मुझे लगता है कि देश में अभी एक ऐसी स्थिति बनी हुई है, ऐसी उथल पुथल राजनीतिक स्थिति और आर्थिक स्थिति बनी हुई है जो देश को गलत दिशा में ले जा रही है। और सरकार भले विश्व गुरु होने का और कितना ही फर्जी दावा करे, लेकिन आज की तारीख में सरकार इन मामलों में कहीं दिखाई ही नहीं दे रही है, कोई जवाबदेही नहीं है, और एक तरीके से वो ऑटोक्रेटिक स्टाइल में चल रही है। ठीक है सर, यही समाप्त करते हैं इसको। और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉरवर्ड करें, और लोगों को भेजें। और अभी तक भी अगर आपने हमारे YouTube महावीर समता संदेश को सब्सक्राइब न किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत आभार साहब, चौधरी साहब। थैंक यू।